देखिए इसको, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सिक्स सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, करंट इसमें से पास हो रहा है 5 एम्पियर, दिस इज द पॉइंट टी। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ए बी। ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ए बी है जिसका लेंथ 6 सेंटीमीटर है, जिसमें से करंट पास हो रहा है 5 एम्पियर, और इस तरह से ज्योमेट्रिकल डायग्राम है उसका। 5 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस, ये भी 5 सेंटीमीटर। इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है डायरेक्शन के साथ। यहाँ पे बी का मान क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये सेगमेंट ए बी है, इसका कुछ और भी नाम दे सकते हैं हम लोग। सपोज करो इसका नाम एम एन दे देते हैं, एम एन, सेगमेंट एम एन। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? क्या हुआ? फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू स्ट्रेट लाइन सेगमेंट एम एन, दिस स्ट्रेट लाइन सेगमेंट एम एन ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, कैरिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, 5 एम्पियर करंट इसमें से पास हो रहा है। इसको सॉल्व करो और ऑप्शन देखो कौन सा आता है। इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए, 3.0 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला, ऑप्शन बी 2.5 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला, 2.0 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला, एंड डी इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2019 में पूछा गया है। ट्राई कीजिए। फिगर नहीं दिख रहा है? दिखा? अब दिख रहा है फिगर?
सॉल्व हुआ? ब्लर आ रहा है? कौन सा नंबर? डी। हाँ, 1.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, ये है ना? अच्छा, और लोग बनाए? देखो, इस सेगमेंट की वजह से यहाँ पे फील्ड निकालना है ना। चलो इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये डिस्टेंस चाहिए होगा। ये देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दें, परपेंडिकुलर, और इस डिस्टेंस को ए मान लेते हैं। पी क्यू परपेंडिकुलर किस पर है? एम एन पर, और पी क्यू इज इक्वल टू ए मान लिया। अब ए की, सबसे पहले ए की वैल्यू फाइंड करो, चूँकि ए तो आपको यहाँ पे चाहिए होगा ना, जब आप फार्मूला में यूज़ करोगे तो ए की वैल्यू जानना होगा। तो ए कितना हो जाएगा? अच्छा, ये एंगल भी चाहिए होगा। सपोज दिस एंगल इज थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा ही होना चाहिए। ए कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ओके, हाँ, चूँकि ये 3 है ना, यहाँ से यहाँ तक ये 3 है। गुड, तो ये 4 हो गया। ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर कैसे आ गया? सबको पता है। इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू एन, पी क्यू एन। देखो, इसमें पाइथागोरस यूज़ करेंगे तो क्या होना चाहिए? पी एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। पी एन हमारे पास 5 सेंटीमीटर, 5 स्क्वायर, एन क्यू इज 3 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। सॉल्व करने पर क्या मिलेगा? दिस इज 25 और ये 9 हो गया, इस तरफ आ गया, -9 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। सो पी क्यू इज इक्वल टू √16 विच इज़ 4 सेंटीमीटर। सो ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हम लोगों ने फाइंड किया। टेन 30 कहाँ यूज़ करोगे? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, देखो ध्यान से। दिस इज 6, हाँ गुड, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 है, ये 5 है, आइसोसेलेस है। ठीक है, अब चले हम लोग डायरेक्ट फार्मूला की तरफ। नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू दी वायर MN। अब MN वायर के वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? तो देखिए, फॉर्मूला हमारे पास है μ0I/4π sin θ1 प्लस sin θ2, ये ना फॉर्मूला है। μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁻7। करंट कितना हमारे पास? 5 एम्पियर।
और ए, व्हाट इज ए? ए इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी टू द वायर। तो ए हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर निकाला हुआ है, 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में आ गया। फिर देखो यहाँ पे साइन, ये देखो θ1 θ2 क्या था? यही एंगल था ना, दोनों एंड से जो पॉइंट पी के बीच एंगल बन रहा है, इस एंड से कितना थीटा, इस एंड से भी थीटा ही बन रहा है, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा लिखोगे ना, विच इज़ 2 साइन थीटा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, बिकॉज θ1 और θ2 यहाँ पे बराबर है। ओके, इस ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होगा देखो तो, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 3/5 लिख सकते हो। हाँ, 2 इंटू साइन थीटा इज 3/5, यही तो आ रहा है, सॉल्व कर लो देखो, 5 कैंसल, 2 to the 4 कितना आ गया 3/2। हाँ वेरी गुड, ये आ गया आपका फॉर्मूला वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पी। ठीक है, अच्छा डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन किधर दोगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन? तो हाँ देखते हैं, ये करंट के डायरेक्शन में अपने हथेली को ले जाना है और इसको किधर रोटेट करना है, टुवर्ड्स द पॉइंट पी, जहाँ पर आपको फील्ड निकालना होगा, है ना, वहाँ पे इसको ऐसे करके रोटेट करेंगे तो आउटवर्ड ये डिफाइन कर रहा है ना, क्लियर है ना, अंगूठा किधर है, बाहर की तरफ। सो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज डायरेक्टेड आउटवर्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, डायरेक्टिंग आउटवर्ड। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? अभी हम लोग एग्जांपल सिर्फ ले रहे हैं स्टेट वायर की वजह से, है ना, स्टेट करंट कैरिंग वायर, फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों से ही सवाल करेंगे, फाइनाइट वायर से भी और इनफाइनाइट वायर से भी। फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है। चलिए एक सवाल कीजिए। देखो कंडक्टर है PQRS, इस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, और इसमें से करंट जो पास हो रहा है वो I करंट पास हो रहा है, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज सपोज R। डायग्राम क्लियर है? देख तो, here PQ is equal to QR is equal to RS which is equal to L।
ये दिया हुआ है, ऑल्सो दिस पॉइंट इज सपोज O, PO is equal to R. You have to find the magnetic field intensity at the point P. P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो। बन गया? कितना आया आंसर? I/3L²। ओके। अच्छा, μ0/4π की वैल्यू डाल दिए। इस क्वेश्चन में नहीं भी डालते तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। मान लो अगर कोई √3L है, ओके, हाँ ठीक है, चलो इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो इस डायग्राम से क्लियर है, ये जो लाइन PQ है, कंडक्टर PQ की वजह से पॉइंट P पे फील्ड कितना होगा? 0 होगा ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर PQ एंड RS इज 0। चूँकि इस कंडक्टर के लाइन पे आ रहा पॉइंट P और इस कंडक्टर के भी लाइन पे आ रहा पॉइंट P, तो इन दोनों कंडक्टर्स के कारण यहाँ पे फील्ड कितना हो जाएगा? 0। समझ रहे हो ना? Magnetic field at P due to both the conductors PQ and RS is 0। ऐसा क्यों है? Because the point P lies on the line of the conductor। देयरफॉर अब नेट फील्ड किसके वजह से होगा? सिर्फ QR की वजह से। कंडक्टर QR के कारण पॉइंट P पे अगर आप फील्ड निकालोगे तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला यूज़ करेंगे डायरेक्टली, B = μ0/4π I करंट है, और ये कंडक्टर कैसा है? ये भी तो फिक्स कंडक्टर एक तरह से। I/A, A इज दिस डिस्टेंस PO, यानी R दिया हुआ है तुम्हारा, साइन θ1, दिस एंगल इज θ1, और ये एंगल क्या हो जाएगा? θ2, θ1 प्लस साइन θ2। ठीक है? क्या ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे? θ1 = θ2 होगा ना? देख तो फिर से वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, तो θ1 = θ2, इसको मान लेंगे थीटा। μ0/4π I/R, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा, यही होना चाहिए ना। μ0/4π 2I/R इंटू व्हाट इज साइन थीटा? इस ट्रायंगल में ले लो साइन थीटा, देखो ये परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा अगर इस ट्रायंगल में ले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल POR ट्रायंगल POR में अगर हम लोग साइन थीटा लेना चाहें तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा = क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो जाएगा? OR परपेंडिकुलर होना चाहिए, बिकॉज दिस इज थीटा। थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेनस PR। सही है ना? देख तो व्हाट इज OR? OR इज L/2,
वेरी गुड। और पी आर कितना हो जाएगा रे? पी आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर, नहीं, रूट अंडर आर स्क्वायर बाय सावर्ट लॉ का जो सेकंड एप्लीकेशन है, सर्कुलर कॉइल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर ये सवाल है। ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑफ 100 टर्न्स एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6 into 10⁻⁻5 टेस्ला एट इट्स सेंटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट। बन गया? चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न कितना है? 100, रेडियस 5 सेंटीमीटर, कितना आ रहा है? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, पाई कितना आया बताओ ना। हाँ 30/2 एम्पी, अच्छा 31.5/2 एम्पियर ना। ओके, चेक करते हैं। रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मतलब 5 × 10⁻⁻2 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है B = 6 × 10⁻⁻5 टेस्ला। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। हमारे पास इक्वेशन फॉर्मूला कौन सा है? यही सब चीज़ में ध्यान देना है, तब कैसे होगा। देखो फॉर्मूला क्या है? μ0I/2a, यही ना फॉर्मूला सेंटर पे। मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे आता है तो μ0I × n हो जाएगा ना, चूँकि नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर मल्टीप्लाइड है। 6 b की वैल्यू कितनी है? 6 × 10⁻⁻5। μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁻7। करंट फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्न्स इज 100। 2 × रेडियस a = 5 × 10⁻⁻2। आई के लिए सॉल्व करो इसको। यहाँ 10 हो गया, ये कट गया यहाँ पे। 2 to the 4, तो आ रहा है 3 × 10⁻⁻5 × 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 2π × 10⁻, दिस इज -6, है ना। थ्री बाई 2π, और 10 को अगर हम लोग सॉल्व करें -5 -7, तो यहाँ 10⁻⁻ हो गया -1। 3/20π एम्पियर, ये हो गया करंट। पाई की वैल्यू रख करके सॉल्व भी कर सकते हैं हम लोग, है ना।
एक और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, एन इलेक्ट्रॉन मेक्स, सारे लोग क्वेश्चन को लिखो। एन इलेक्ट्रॉन मेक्स 3 × 10⁵ revolutions per second an electron makes 3 × 10⁵ revolutions per second in a circle of radius 0.5 angstrom. In a circle of radius 0.5 angstrom, find the magnetic field at the center of the circle. Radius is 0.5 angstrom. Find the magnetic field at the center of the circle. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई इलेक्ट्रॉन है जो इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन, और ये रिवॉल्व कर रहा है इसका जो रिवॉल्यूशन है वो कितना दिया हुआ है, 3 × 10 पर सेकेंड, 3 × 10⁵, 3 × 10⁵ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ये गिवन है। और व्हाट इज़ द रेडियस, रेडियस आपका ये है a इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है 0.5 एंगस्ट्रम, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो क्या इलेक्ट्रॉन के मूव करने से करंट डेवलप होता है, तो आंसर है होता है ना। चूँकि इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है, मूविंग चार्ज, तो जब ये चार्ज मूव करेगा तो इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी चारों तरफ, ठीक है। तो इस पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के वजह से इस सर्कुलर रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वही सवाल है। फार्मूला क्या हमारे पास, μ0I/2a। तो चाहिए क्या हमको, रेडियस तो गिवन है, सिर्फ करंट चाहिए। तो करंट कैसे बनाओगे, इस तरह से मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन का मोशन, इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन हम लोग सपोज कर लें कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो इससे बनने वाला जो करंट होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, क्लॉकवाइज होगा ना। करंट को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, चार्ज बाय टाइम, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है ना। करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट सेकेंड, ये तो होता है। यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रॉन का है और टाइम कितना है, ये टाइम पीरियड तुमको निकालना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेगा। देखो ना यहाँ पे तो लिखा हुआ है, एक सेकेंड में 3 × 10⁵ रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा। ये एक्चुअली क्या दिया हुआ है, दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी। अगर ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है, एक सेकेंड में 3 × 10⁵ चक्कर लगा रहा वो, तो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम खर्च होगा, 1/this क्वांटिटी होगा। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा,
और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। देखो कूलम पर सेकंड समझ में आ रहा सबको। करंट की वैल्यू देखो ध्यान से, I इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। सो चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम एंड द टाइम दैट इज टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, यही ना होता है। तो यहाँ से आ गया चार्ज बाय टाइम पीरियड। इसको सॉल्व कर लेंगे, दिस विल बी करंट, तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। मिनट की वैल्यू है 4 पाई 10⁻⁷ और करंट की वैल्यू आ रही है, देखो ये सारा का सारा ऊपर मल्टीप्लाइड हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 3 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 2 इंटू एंगस्ट्रम। देखो ये रेडियस दिया हुआ है 0.5 एंगस्ट्रम, तो एक एंगस्ट्रम कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है ना रे। इसको चेंज कर सकते हो 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर है सबके लिए? बस इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कीजिए, देखो कितना आता है आंसर। ओके, दिस इज टेस्ला। चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको निकालनी है। ये हो गया इन्फिनाइट वायर, ये सेमी सर्कल वायर और फिर से इन्फिनाइट वायर। इस तरह से कोई सर्किट दिया हुआ है और यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको बतानी है। दिस इज़ द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल विच इज़ ए। म्यू नॉट आई बाई क्या बोले और ए आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 3 कंडक्टर है, एक तो ये कंडक्टर हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। समझ रहे हैं ना? कंडक्टर 1 दिस इज द कंडक्टर 2 और ये वाला हो गया कंडक्टर 3। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे अगर हम निकालें तो तीनों के मैग्नेटिक फील्ड के सम के बराबर होना चाहिए। B1 प्लस B2 और प्लस क्या B3। तो B1 की वजह से फील्ड कितना होगा 0 होगा ना, क्योंकि ये क्या है एक स्ट्रेट वायर है और ये पॉइंट आ रहा है स्ट्रेट वायर के लाइन पे आ रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा और इसके लिए भी 0 ही होगा। ठीक है ना, तो इन दोनों के लिए 0 हो गया, तो इफेक्टिव फील्ड इसी की वजह से होगा सिर्फ।
विच इज़ अ सेमी सर्कुलर वायर, तो म्यू नॉट आई बाई 4a, सिंपली डायरेक्ट हो जाएगा फॉर्मूला। डायरेक्शन क्या हो जाएगा बताओ, आउटवर्ड या इनवर्ड, देखो तो इनवर्ड होगा, सो इनवर्ड डायरेक्शन दिखा देना, वेरी गुड। इस तरह से इनवर्ड, समझ रहे हैं ना। डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे निकालते हैं, जैसे आप करंट के डायरेक्शन में आप अपने हथेली को ले जाओ, इसको रोटेट करो किस तरफ, जहाँ पे फील्ड निकालना है, तो थंब आपका किधर जा रहा है, इनसाइड जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें। क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, देखो ध्यान से। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सेमी सर्कल एंड these are two parallel wires, infinite parallel wires, नो। यहाँ पे फील्ड निकालो, चलो। म्यू नॉट बाय, हाँ, आई बाई ए, थ्री, हाँ, +1, इस तरह से ना ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। ओके चलो, और किन्हीं का कुछ आया, डायरेक्शन आउटवर्ड, डायरेक्शन इज आउटवर्ड, चलो वेरी गुड, इतना सब ये प्रैक्टिस हुआ। और बताओ, और लोग चेक कीजिए। फिर से यहाँ पे उसी तरह का केस है, देखो ये करंट है, इसको हम लोग कंडक्टर 1 मान लेते हैं, और ये सेमी सर्किल यहाँ पे बन रहा है ना, सो दिस इज़ द सेकेंड कंडक्टर, और इसको हम लोग थर्ड कंडक्टर, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे। और आप ध्यान से देखिए, ये कुछ इस तरह से फिगर है। तो ये जो है, ये जो वायर है, ये क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर इस पॉइंट के लिए है ना। तो सेमी इनफाइनाइट वायर फॉर दिस कंडक्टर, फील्ड कितना हो जाएगा, B1 हम लोग निकाल लेते हैं, तो कितना होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, है ना, होता है आई बाई ए मतलब क्या हो गया, D/2, ए इज़ द रेडियस, दिस यहाँ से यहाँ तक, दिस इज D/2। ये एक्चुअली D दिया हुआ है, ये D है, D। अगर किसी ने A लिया है, अगर किसी ने A ले लिया है तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। D = A कंसिडर कर सकते हैं, चूँकि फिगर में ये D जो है A की तरह दिख रहा है आपको, ओके। तो B1 = दिस क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन इज़ आउटवर्ड, इस वाले वायर के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग इस सेमी सर्कुलर वायर के लिए, B2 यानी कि। तो सेमी सर्कुलर वायर के लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इंटू आई, आई तो वही रहा, करंट इज़ आई बाई 4a, 4a मतलब D/2। अगेन द डायरेक्शन इज आउटवर्ड। फॉर द थर्ड कंडक्टर, थर्ड सेमी कंडक्टर वायर, इसके लिए भी वही चीज़ होगा, क्योंकि ये भी सेमी
इन्फानाइट वायर है, सेमी इन्फानाइट वायर, तो इसके लिए ये वाला पॉइंट है यहाँ पे। तो इसके लिए फील्ड निकालें तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए फॉर्मूला होता है, आई बाई ए इज डी बाई 2। और इसके लिए हम लोग देखें तो करंट का डायरेक्शन इसमें भी कुछ इस तरह से ही है फिर से आउटवर्ड, इसके लिए भी आउटवर्ड, इसके लिए भी आउटवर्ड और इसके लिए भी आउटवर्ड। ओके, तो यानी कि अगर हम लोग जोड़ें तो सिंपली तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा रिजल्टेंट फील्ड आ जाएगा। तो इसको जोड़ा जाए, इन तीनों को ऐड कर दें। सो बी नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस B3 विच कम्स आउट टू बी, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये दोनों तो सेम ही क्वांटिटी है तो इनमें जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं। क्या क्या कॉमन है, म्यू नॉट आई कॉमन है, सब में है, और क्या है 4 4 4, नीचे से 4 कॉमन है, और क्या कॉमन है D/2 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या रहा 1/π, ठीक है ना 1/π, और यहाँ पे क्या रहा म्यू नॉट आई, यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 रहा, +1 और प्लस फिर से 1/π। कितना हो जाएगा, इसको मिटा दे रहे हैं। तो म्यू नॉट आई बाई 2D, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, एलसीएम पाई आ गया, 1 + पाई + 1, हाँ ठीक है, सही जा रहा है ना। म्यू नॉट आई बाई 2D, और ये हो गया तुम्हारा 2 + π/π, पाई 2 + π। देखो तो ये बी नेट का वैल्यू आया डायरेक्टिंग आउटवर्ड, सही है। म्यू नॉट आई बाई 2πD 2 + π, सही है रे। चलिए दूसरा एग्जांपल के लिए लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे फाइंड करो मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये इस तरह से कोई डायग्राम दिया हुआ है, सही है। यहाँ पे नेट फील्ड क्या हो जाएगा, B1 + B2 और प्लस B3, ठीक है ना। इसके वजह से यहाँ पे फील्ड निकालेंगे, फिर इसके वजह से, फिर इसके वजह से, तीनों के लिए ऐड करेंगे। तो इसके लिए कितना होगा 0 B1 के लिए, और B3 के लिए भी 0 ही होगा ना। देखिए क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस R, द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल and that a distance 2√2r from the center of the coil on its axis is। आपको रेशियो बताना है कहाँ पर, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड और एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड दोनों का रेशियो क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन पूछा गया आपका
JEE मेन 2013 में, 2013 में पूछा गया सवाल। ट्राई कीजिए। कॉइल है जिसकी रेडियस है r, है ना, और सेंटर से 2√2r के डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड और एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दोनों का रेशियो आपसे पूछ रहा है। x की वैल्यू है 2√2r, सुन पा रहे हो ना? सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? ओके, चलिए सॉल्व कीजिए। कितना आया? सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? μ0 × I/2r। सपोज कर लो इसमें करंट I फ्लो हो रहा, तो μ0 I/2r हो गया। रेडियस इसकी r ऑलरेडी दी हुई है, r। एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? μ0 × I/r²/2 x² + r² ⁵ 3/2, यही होता है ना। इसको आप सॉल्व करो। सॉल्व करेंगे तो देखो μ0 I कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये क्वांटिटी ऊपर आ जाएगी, x² + r² ⁵ 3/2 ऐसा होगा। देख तो x की वैल्यू कितनी है? 2√2r। x = 2√2r, ये गिवन है। तो x² कितना हो जाएगा? यहाँ x की वैल्यू पुट करोगे ना, तो x² की वैल्यू हो जाएगी 8r²। यहाँ पे पुट कर दो 8r², गुड। सो 8 सॉल्व करो तो कितना आ रहा है? देखो इसको लिख सकते हो 3r⁻², 3r का होल स्क्वायर। हाँ, वेरी गुड, 27 ना। हाँ, आंसर विल बी 27। देखो यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं 3r² ⁻² 3/2, ऐसा ना, 3r का होल स्क्वायर ⁻³ 3/2 और नीचे हो गया r³। तो ये 2 कैंसिल हो रहा है, तो 3r⁻³ हो गया। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर 27r³ आ रहा है, विच इज़ इक्वल टू 27। सो द रेशियो इज़ 27/1, यानी 27। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बी ना। ओके, आगे बढ़ें। क्वेश्चन समझ में आया? ये इनफाइनाइट वायर्स, ये भी इनफाइनाइट वायर है, और यहाँ पे इसको 90 डिग्री पे बेंड कर दिया गया है, जिसको हम लोग ओरिजिन मान रहे हैं, या ओरिजिन ही मान लो। ये कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है AB। तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है।
मैग्नेटिक फील्ड एट पी क्या होगी? अच्छा, हाँ अच्छा ऐसा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस, इस टाइप से आया। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। और किन्हीं का कुछ आया है? ओके, देखिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। I इंटू 10⁻⁷ इंटू ये आ रहा तुम्हारा। अच्छा चलो ठीक है, चलो चेक करते हैं। देखो ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ? ये डिस्टेंस कितना होगा? हाँ ये हो जाएगा b है ना, दिस इज़ b, और ये हो गया a। इतना सा तो पता है। इस कंडक्टर की बात करें हम लोग, देखो ये कंडक्टर 1 मान लो, ये कंडक्टर 2 मान लो, दोनों के लिए अलग अलग निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, वेक्टर सम करेंगे, है ना। तो देखिए इसमें आप ध्यान दीजिए, ये इधर इनफाइनाइट है और इधर यहाँ पे फिक्स्ड है, तो इसको मिलाते हैं। ये पॉइंट P है तुम्हारा, ये इसको इधर मिला दिया, ठीक। इस एंड से इसको मिलाएंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा θ1 मान लो, दिस इज़ θ1, और इनफाइनाइट से इस पॉइंट को मिलाएंगे तो θ2 इज इक्वल टू हाउ मच? बताओ तो ज़रा। नहीं यार, देखो जब भी हम लोग एंगल लेते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन कंडक्टर से, तो एंगल मेज़र किया जाता है कहाँ से? परपेंडिकुलर लाइन से मेज़र करते हैं ना। यहाँ से ये वाला एंगल θ1 हो गया, और इसी पॉइंट से फिर इधर लेंगे एंगल, तो ये एंड इसको मिलाएगा तो इनफाइनाइट में तो पैरेलल हो जाएगा, इस टाइप से नहीं होगा। देखो ये बताया था ना तुम लोगों, इनफाइनाइट वायर के लिए पॉइंट P के लिए तो θ2 यहाँ पे क्या 90 डिग्री होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? दिस एंगल इज़ θ2 विच इज़ 90 डिग्री यहाँ इस केस में। बोलो क्लियर है यहाँ पे? इस वाले वायर के लिए बात कर रहे हैं। हाँ, तो हम लोग पहले B1 निकालते हैं। B1 मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू दिस वायर, चूँकि कंडक्टर 1 मान लिया इसको हम लोग। तो फॉर्मूला ज़रा याद करो, म्यू नॉट I बाई क्या था? म्यू नॉट, हाँ I बाई A मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ पे B है, करंट I है और डिस्टेंस B है ना रे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ब्रैकेट साइन θ1 ही मान लेते हैं, ये θ1 है। अब प्लस क्या हो जाएगा? साइन θ2 इज़ 90 डिग्री। देखो यहाँ तक सही है? ये समझ में आया? डायरेक्टली ये फार्मूला पे फिट कर दिए। लॉन्ग कंडक्टर के वैसे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है यही ना होता है फार्मूला, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A, मतलब वहाँ पे डिस्टेंस था तो डिस्टेंस यहाँ पे B है तो B देंगे, साइन α1 प्लस साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, या साइन θ1 प्लस साइन θ2, इस तरह से जो भी फार्मूला हो। तो θ1 का मतलब ये वाला एंगल विच इज़ θ1 यहाँ पे लिया हुआ है, और ये हो गया साइन 90 डिग्री, θ2 इज़ 90 डिग्री, तो साइन 91 होता है। साइन 90 कितना होता है? साइन 91 होता है ना, यहाँ 1 पुट कर देंगे। देखो तो B1 की वैल्यू आ रही है म्यू नॉट I बाई 4 पाई B। अब जरा सा देखो तो साइन θ1 को क्या लिख सकते हो? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, होता है कि नहीं? हाँ वेरी गुड। देखो ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? अंडर रूट A² प्लस B²।
बाय यूजिंग पाइथागोरस। देखो ए और बी तुमको पता है तो ये हाइपोटेनस तो निकाल ही सकते हो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो साइन थीटा 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इन दिस केस इज ए, हाइपोटेनस इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साइन थीटा 1 की जगह हम लोग लिखेंगे ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। 90 इज 1, साइन 91 होता है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए अब बात करें इसके लिए कंडक्टर B2। चलो B2 के लिए देखते हैं। B2 के लिए फिर से अब इधर भूल जाओ, अब इधर देखो जरा सा इस तरफ। इस वाले कंडक्टर के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ से ये एंगल हो जाएगा, आपको जो भी मानना हो, हम लोग अल्फ़ा मान लेते हैं, और ये हो जाएगा बीटा विच इज़ इक्वल टू 0 क्या, या थीटा 1 थीटा 2 जो मानना है तुम्हारे ऊपर है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इस पॉइंट का इस एंड से एंगल बन रहा है अल्फ़ा, और इस एंड से एंगल बन रहा है बीटा जो कि 0 है, 0 बन रहा है। फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई ए, उसके बाद क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस साइन 90। हाँ क्या? अरे 0 नहीं यार, 90 डिग्री 90 होगा, 0 नहीं होगा, सॉरी। बीटा इज़ 90, समझ रहे हैं ना? 0 नहीं होगा, पैरेलल लाइन है ना, 90 होगा। जैसे यहाँ पे हुआ था वैसे यहाँ पे होगा। ओके, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। चलो साइन अल्फ़ा कितना हो जाएगा? साइन अल्फ़ा फिर से कैलकुलेट करो। हाँ वेरी गुड, बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब देखो डायरेक्शन B1 और B2 का डायरेक्शन किस तरफ है, डायरेक्शन के हिसाब से जोड़ेंगे ना, वेक्टर सम करना है तुमको। तो B1 का डायरेक्शन जरा सा अगर हम देखें, हथेली को ले जाओ करंट के डायरेक्शन में, ये ले गए करंट के डायरेक्शन की तरफ, और किधर रोटेट करना है? टुवर्ड्स द पॉइंट P, जहाँ पे फील्ड निकालना है। अंदर की तरफ जा रहा है फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है? अंदर की तरफ, ड्यू टू दी वायर 1। वायर 2 के लिए देखो फिर से, वायर 2 के लिए भी अंदर ही जाएगा। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा इज़ 0 डिग्री। तो वेक्टर सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी इज नेट फील्ड कितना हो जाएगा? दोनों का सम, मतलब B1 प्लस B2 हो जाएगा, होगा रे? Therefore मैग्नेटिक फील्ड एट P, टोटल फील्ड क्या हो जाएगा? सिंपली ऐड हो जाएगा B1 प्लस B2। होगा ऐसा? B1 की वैल्यू कितनी है देखो, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई
कॉमन जो चीज़ें कॉमन ले लेते हैं। वन बाई बी ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई ए बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कुछ होगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब इसको सॉल्व करो। ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ इस टाइप से आया। प्लस 1 बाई ए बी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर, ये होना चाहिए। मी नॉट आर कॉमन ले सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया है ना। यहाँ पे हो गया ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी प्लस बी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए और भी आगे जा सकता है अगर सॉल्व करें तो। मी नॉट आई बाई 4 पाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा ए बी, यहाँ मल्टीप्लाई होगा ए से, सो इट इज़ ए स्क्वायर प्लस ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस टाइप से। मी नॉट आई बाई 4 पाई ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी बाहर आ गया, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट अंडर कॉमन हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। इस तरह से आ रहा है। अच्छा, एक बार और चेक करोगे, देखोगे कहाँ पे कहीं पे भी अगर मिस्टेक है तो देख लेना ज़रा सा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर at a point on the axis at a distance of 4 centimeter from the center is 54 माइक्रो टेस्ला। एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है 54 माइक्रो टेस्ला, कॉइल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है और सेंटर से पॉइंट की जो दूरी है वो है 4 सेंटीमीटर।
व्हाट विल बी इट्स वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द लोब, तो उसी कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। क्या क्या चीज़ गिवन है, रेडियस है 3 सेंटीमीटर, इसको चेंज कर लो मीटर में, 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर। सेंटर से जो डिस्टेंस लिया जाता है एक्सिस में, वो एक्स हम लोग माने हुए थे ना, 4 सेंटीमीटर यहाँ पे है, तो 4 इंटू 10⁻² मीटर। और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है एक्सिस पे वो है 54 माइक्रो टेस्ला, मतलब 54 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। यहाँ पे है ना, क्या पूछ रहा है आपसे, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। क्या करना है, एक्सिस पे और सेंटर पे जो फॉर्मूला होता है वो लिख लो और उसको डिवाइड कर दो। एक्सिस का क्या होता है फॉर्मूला, μ0 इंटू आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, और सेंटर वाला फॉर्मूला होता है μ0 आई बाई 2r, है ना होता है। आई की वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं है तो आई का कुछ काम भी नहीं यहाँ पे, आई तो कैंसिल आउट हो जाएगा। मान लो करंट आई है इसमें, सॉल्व करो इसको, तो जो कैंसिल और उसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। देखो μ0 आई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सो इट कम्स आउट टू बी r³ बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, ऐसा होगा। हाँ 250 माइक्रो टेस्ला ना, 250 माइक्रो टेस्ला सही है, बिल्कुल वही आएगा। आर की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर, उसका होल क्यूब कर देंगे। एक्स की वैल्यू है हमारे पास 4 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू इस पे पावर हो गया 3/2। बस इसको सॉल्व कर लेना है। ये हो गया 27 इंटू 10⁻⁻6। यहाँ पे सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, देखो 16 और प्लस 9 25 हो गया, 25 का 5 हो जाता है, 5 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो किस टाइप से होगा, 2 कैंसिल कर लेंगे हम लोग, 27 इंटू 10⁻⁻6 नीचे हो जाएगा कितना, 5 का होल क्यूब हो गया, ये 2 कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो 5 का होल क्यूब हो गया 125 10⁻⁻6। तो ये कटा, देखो बी एक्सिस की वैल्यू दी हुई है 54 10⁻⁻6, 54 माइक्रो टेस्ला था, और बी सेंटर पे तुमको निकालना है 27/125। देखो 27 से कट रहा है, तो बी सेंटर की वैल्यू आ गई, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 250 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। दिस इज़ द आंसर, या इसी को लिख सकते हैं 250 माइक्रो टेस्ला। माइक्रो टेस्ला। आगे बढ़ाएं, क्वेश्चन क्या है देखो, कंसिडर 2 थिन आइडेंटिकल कंडक्टिंग वायर्स
कवर्ड विथ वेरी थिन इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है ना। कोई भी कंडक्टिंग वायर है अगर इंसुलेटिंग मटेरियल से उसको कवर भी किए हुए हैं तब भी वो मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट करेगा ही। वन ऑफ द वायर इज़ बेंट इनटू अ लूप एंड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड B1 एट द सेंटर व्हेन करंट I इज़ पास्ड थ्रू इट। पहला वाला केस बताया। दूसरा जो कंडक्टर है, द सेकेंड वायर इज़ बेंट इनटू अ कॉइल विथ 3 आइडेंटिकल लूप्स adjacent to each other and produces magnetic field B2 at the center of the loop when current I/3, देखो ध्यान से यहाँ पे I/3 है, when current I/3 passes through it then the ratio B1 and B2 is, B1 और B2 का जो रेशियो होगा वो क्या होगा आपको बताना है, 1:1, 1:3, 1:9, 9:1। देखिए प्रॉब्लम में क्या है, 2 वायर है आइडेंटिकल, मान लो एक ये हो गया एक ये हो गया। आइडेंटिकल मतलब दोनों का लेंथ सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वगैरह सब कुछ सेम है। तो इसका अगर हम लेंथ L मान लें तो ये भी लेंथ L हो गया, है ना। इसको बेंट किया गया एक कॉइल के रूप में, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आया B1, इसमें करंट पास हो रहा है I और हाँ आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही थी ना। ओके हाँ, आंसर कितना आ गया, 1:1। हाँ आंसर तुम्हारा तो इस बार सही लग रहा है, वेरी गुड। ठीक है, तो 2 आइडेंटिकल वायर्स थे, L लेंथ का, दोनों को मान लेंगे हम लोग। एक को बेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ सिंगल कॉइल जिसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड B1 बन रहा है ड्यू टू करंट I। सेकंड वाले केस में इसी तार को बेंड कर दिया गया, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 3 हैं, N = 3 है ना। और इसमें जो करंट पास हो रहा है, करंट कितना इसमें है, I/3, यही है ना। इसकी रेडियस R1 मान लो, इसकी रेडियस R2 मान लो। तुम यहाँ पर ध्यान दो, इसकी ज्योमेट्री देखो, यहाँ पर L = क्या हो जाएगा, 2πr1 होगा, बोलो। और यहाँ पे L = कितना होगा बताओ, 2πr × 3, 2πr2 × 3, बोलो होगा कि नहीं। हाँ समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। B1/B2 पूछ रहा है। ये माइक्रोफोन ऑफ करो ज़रा सा, अपना म्यूट करो। B1 देखो, B1 मतलब इसके वजह से, तो फॉर्मूला हमारे पास है μ0 × I/2 × रेडियस। रेडियस कितना है देखो, R1, L/2π लिखोगे इसको, सही है ना। सेकंड वाले केस के लिए μ0 × I/3 और नंबर ऑफ टर्न कितना है, 3 है ना। μ0 NI लिखते हो फॉर्मूला, μ0 × करंट × नंबर ऑफ टर्न्स, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा उस केस के लिए, देखो इसके लिए 2 × R2, R2 कितना होगा देखो, L/6π, ऐसा होगा। क्या सही जा रहे हैं हम लोग। μ0 I/2 × R, R इज़ L/2π। और सेकंड वाले केस के लिए हो गया μ0 × NI, तो I/3 है सेकंड वाले केस में,
नंबर ऑफ टर्न 3 है, 2 इंटू R2, R2 इज़ L/6 पाई। सही तो है ना यहाँ पे? अब इसको सॉल्व करेंगे।